हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर न्यू एपिसोड ऑफ द सोशल लेंस पॉडकास्ट। जो कि आप सबको पता है कि हमारी थोड़ी सी बिजनेस सीरीज शुरू थी, लेकिन आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स होने वाला है। सो आज के हमारे जो गेस्ट है वो एक म्यूजिक इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, स्पेशली जो हिप हॉप म्यूजिक इंडस्ट्री है उससे बिलोंग करते हैं। उनसे हम आज इंट्रोड्यूस होंगे, आपको भी इंट्रोड्यूस कराएंगे, उनके काम से इंट्रोड्यूस कराएंगे, वो क्या काम करते हैं, उनका म्यूजिकल करियर कैसा चल रहा है, कौन से सॉन्ग्स उन्होंने अब तक किए हैं और आने वाले दिनों में वो और कौन से गानों पे काम कर रहे हैं। इन सभी चीजों के बारे में हम आज जानेंगे, हिप हॉप कल्चर के बारे में जानेंगे और हम आज म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी लेंगे, जिससे कि आप में से भी कोई आगे उठ के सिंगर बनना चाहता हो या कोई रैपर बनना चाहते हो उसको एक रोड मैप मिले, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किन कौन सी चीजें करने से आप सिंगर बन सकते हो या किन चीजों की हेल्प से आप सिंगर बन सकते हो। इन सारी चीजों का हम आज इस पॉडकास्ट में डिस्कशन करेंगे। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यश जगताप, also known as Jackster on our The Social Lens podcast। सो आज हम यश की जर्नी के बारे में यहाँ पे सारे कुछ चीजें जानेंगे, कैसे उन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत की, कैसे उन्होंने सॉन्ग्स लिखना शुरू किया, कैसे उनको ये रैपर बनने की जो उनकी इच्छा है वो कैसे उन्होंने फाइंड आउट की और कैसे उनकी जर्नी शुरू की, इसके बारे में हम सारा कुछ यश से जानेंगे। सो हाय यश, वेलकम टू अवर चैनल। हेलो, थैंक यू टू हैव मी हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि आप इस रैप इंडस्ट्री से कैसे नोन हुए, कि आपको इस रैप इंडस्ट्री के बारे में कैसे पता चला कि यहाँ पे रैप्स होते हैं, ये सॉन्ग्स जो आप लिखते हैं, इसके बारे में थोड़ा हमारे ऑडियंस को बताओ, मुझे भी समझाओ, क्योंकि मैं भी नया हूँ इस फील्ड के लिए, मुझे भी ज्यादा कुछ ऐसे आज सच आइडियाज नहीं है कि रैप इंडस्ट्री क्या होती है, हिप हॉप इंडस्ट्री क्या होती है, इसके सॉन्ग्स किन मोटिव से लिखे जाते हैं। सो थोड़ा सा हमें इसके बैकग्राउंड के बारे में बताओ, आपने कैसे अपनी शुरुआत की इसके बारे में बताओ। मेरी जर्नी शुरू हुई बैक इन 2019 व्हेन आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड। मतलब लॉकडाउन का पीरियड। हाँ, उससे एक साल पहले एक साल पहले, राइट। तब उस टाइम पे गली बॉय रिलीज हुई थी। हाँ। सो एज एवरी इंडियन बॉय सब वहाँ पे बहुत इन्फ्लुएंस हो गए थे टू रैप एंड एवरीथिंग, राइट। सो आई वाज लाइक यार ये क्या लिख रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं। लाइक इट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर म्यूजिक एंड दैट अट्रैक्टेड मी मोर कि वो सब अलग बोल रहे हैं। लाइक अभी तब हनी सिंह वगैरह ये सब थे, तो वो कहने के कि उनके वीडियोस में सिर्फ लड़कियां, गाड़ी, पैसा, ये सब सिर्फ लग्जरीज होने का। बट ये रैपर जो थे वो ऐसा गली में उठ के सिर्फ ऐसा गली जब ऐसा चल रहे मार्केट में तब उधर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कुछ तो भी अलग कर रही है, हटके कर रहे हैं। सो दैट अट्रैक्टेड मी मोर। बट देन धीरे धीरे मैंने जब डिस्कवर करना शुरू किया, मैं उतना उसके पास जाते गया कि वाओ, दिस इज व्हाट इट इज। तो फिर धीरे धीरे आई स्टार्टेड टू राइट रैप। धीरे धीरे समझने लगा कि ये कैसे लिखते हैं, कैसे वी हैव टू स्पीक ऑन माइक। मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि माइक वगैरह कैसा, तो वो धीरे धीरे मैंने डिस्कवर करना शुरू किया एंड वैसे मेरी जर्नी शुरू हुई। सो जैसे कि आपने बताया कि गली बॉय से आप ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए, सो आई गेस गली बॉय में जो कैरेक्टर प्ले किया है रणवीर सिंह ने, करंट जो बिग बॉस चल रहा था वहां पे जो आए थे वो उन्हीं से इन्फ्लुएंस था वो पिक्चर, आई गेस नेजी से हुआ था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के रिलेटेड रहेगा मेरा कि आपका ऐसा म्यूजिकल इन्फ्लुएंस कौन है, कि आप किससे ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हो, किनको आप एडमायर करते हो और उसका आपकी जर्नी में क्या फायदा हो रहा है आपको। मैं आज तक सिर्फ दो इनसे इन्फ्लुएंस हुआ हूँ रैपर से, दैट इज एमिवे बंटा एंड डिवाइन। ओके। लाइक आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दिस गाइस। मतलब उनके जो आप वीडियोस देखोगे तो वो एकदम दे टॉक अबाउट स्ट्रीट्स, दे टॉक अबाउट एवरीथिंग। सो दैट शोज कि बस वीडियोस में सिर्फ वो सब लग्जरीज दिखा के कुछ फायदा नहीं है। व्हेन इफ यू टॉक रियल थिंग्स, पीपल आल्सो कनेक्ट। या सो उनके वजह से आई स्टार्टेड टू नो कि हाँ, अपन जीरो से भी हीरो बन सकते हैं। राइट। लाइक उनकी भी जर्नी जीरो से ही शुरू हुई थी। हाँ। तो उनकी जर्नी को देख के ऐसा लगता है कि यार हम भी कुछ कर सकते हैं इस इंडस्ट्री में, हम भी बाहर से आके एज अ रैपर हम नोन हो सकते हैं इस इंडस्ट्री में। सो दे बोथ हैव प्लेड अ मेजर रोल इन माय लाइफ एज वेल एज इन माय करियर ऑफ म्यूजिक। जो और एक क्वेश्चन था जिसका जवाब शायद आपसे रह गया
कि उनका इन्फ्लुएंस क्या हो रहा है आपके, मतलब जर्नी चल रही है वहां पे, वो उनका जो करियर है उनको उन्होंने जो सेट करके रखा है उससे आप क्या मदद ले रहे हो और अपने करियर को कैसे आगे बढ़ा रहे हो? अभी उनका इन्फ्लुएंस ऐसा हो रहा है कि आई कैन सी द वर्ल्ड इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, ओके। कि लाइक उनके पास पे चल के ऐसा लगता है कि लाइक उनका भी कुछ नहीं था, उनके कुछ नहीं थे, लाइक दे वर जीरो, उनके पेरेंट्स कुछ नहीं थे, उनको कुछ आइडिया नहीं थी। सो उनसे इंस्पिरेशन ऐसे मिल रही कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी खुद से ही खुद सब सीख के आई कैन डू एवरीथिंग। अपना खुद का प्लेटफॉर्म सेट कर हम सकते हो। खुद का एक प्लेटफॉर्म सेट कर सकते हैं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है कि दे विल कम एंड टेल कि हाँ तू ऐसा कर, म्यूजिक में ऐसा कर। मैं खुद से लिखूंगा, मैं खुद से ये करूंगा, खुद से रिकॉर्ड भी कर लूंगा। सो उनसे वो इंस्पिरेशन आती है कि कुछ भी आए, वी डोंट हैव टू लाइक हार नहीं मान जानी चाहिए इजीली। लाइक कुछ भी सर्कमस्टेंसेस आए तो फैमिली का भी कुछ कभी कभी प्रेशर आ जाता है कि म्यूजिक इंडस्ट्री इज नॉट गुड। हाँ, उन सब से छुप के लड़के वी हैव टू गो टू आवर गोल्स। जैसे कि आपने अभी बोला कि फैमिली का प्रेशर आ जाता है, आई हैव टू, मुझे पॉइंट आउट करना है वो चीज, क्योंकि आपकी जो इंडस्ट्री, आपने जो करियर चुना है वो इन मतलब जो रेगुलर एवरेज लोग होते हैं उनसे बहुत अलग है, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं मतलब एज सच मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास, मतलब समझ लो आप, उनके उनके बच्चों की तरफ से कुछ थोड़े से एक्सपेक्टेशन होते हैं कि भाई तू डॉक्टर बन जा, तू इंजीनियर बन जा, या तो कुछ तो आर्मी में जा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन, कुछ तो बन, सिर्फ अपना सर्वाइवल का देख ले, बाकी चल जाएगा, तू कट जाएगी तेरी जिंदगी अच्छे से। लेकिन आपने जो पाथ चुना है वो आई गेस सबसे हटके, सो डेफिनेटली अपोजिशंस फेस करने पड़े होंगे, सोसाइटी का प्रेशर रहा होगा। सो उसके बारे में थोड़ा सा बताओ, और कब से, मतलब जब से आपने 2019 से आई गेस शुरू किया था, छोटे ही हो गए, 11-12 जो बोला था आपने, तब से ये सारा हैंडल करना। सो आपकी इंडस्ट्री ऐसी है कि आपने अगर गाना बनाया तो लोगों को सुनना है, तब जाके कुछ तो होने वाला है, लोगों को पसंद आया तो शेयर होगा, लाइक होगा, कमेंट होगा, ऑल दिस थिंग्स हैपन। सो मतलब छुप के रहने वाला काम नहीं है, ये दिखाना पड़ेगा लोगों को। तो इतने छोटे एज में जब आपने शुरू किया तो सोसाइटी क्या बोल रही थी, अपने पेरेंट्स क्या बोल रहे थे, आपने ये सारा सारा हैंडल करके अपने एजुकेशन को भी आप कंटिन्यू कर रहे हो, तो ये जर्नी कैसी रही आपकी? सो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि इट वाज बहुत डिफिकल्ट, इट वाज बहुत ये एंड ऑल, बट हाँ थोड़े बैकलैशेस मिले थे स्टार्ट में। लाइक मैंने जब मैं रिकॉर्ड करने का, मैं गाना डालने का, तब मॉम एंड ऑल सब सुनने गए, बट जैसा उनके दिमाग में इमेज थी एज अ रैपर की, लाइक ये लोग छपरी होते हैं, ये लोग गुंडे होते हैं, राइट, इनकी सिर्फ मारामारी करते रहते हैं। सो उनके वजह से शी यूज्ड टू से कि यार तू क्या गुंडा थोड़ी है, तू ऐसा थोड़ी कर सकता है, ये मत कर। और उनकी वो स्टाइल, कपड़ों की स्टाइल भी थोड़ी सी हटके होती है हाँ, रेगुलर वो लोगों से। ढीले कपड़े, ऐसा सब देख के वो बोलने कि कैसे कपड़े पहन रहा है ऐसा। बट लेटर ऑन जब उन्होंने देखा कि हाँ इसको सिर्फ थोड़े दिन का शौक नहीं है, ये अभी तक कर रहा है, तो उन्होंने भी अभी कन्विंस हो गए वो। कन्विंस हो गए। अभी वो स्टेटस पे लगाते जब मेरा नया गाना आता है, राइट, वो राइट। ग्रुप्स में भेजते, मेरे डैड फेसबुक पे डालते, तो अभी तो दे आर सपोर्टिंग मी। बट स्टार्ट में द सीन वाज डिफरेंट, सब अपोज करने के, रिलेटिव्स कुछ बोलने के कि आपका बेटा के गुंडागर्दी कर रहा है क्या, ऐसे कुछ भी गाने डाल रहा है। तो स्टार्ट में मैं मोस्टली लव सॉन्ग्स डालता हूँ। सो पेरेंट्स आके मॉम डैड को बोलने की इसकी क्या आशिकी चल रही है, भाई तेरे को कुछ हुआ है क्या? एवरीथिंग लाइक दैट। एंड देन फिर स्टार्ट में जब मैं था तब मैं मॉम डैड अपोज करने की कि रैप मत कर, सो मैं रूम में छुपके से रात में मोबाइल में रिकॉर्ड करने का, कबर्ड में रख के रिकॉर्ड करने का, मॉम डैड को बिना बताए हुए। फिर इसलिए उनको पता ना लगे क्योंकि दे आर आल्सो ऑन सोशल मीडिया एंड ऑल, राइट। सो मैं उनको हाइड कर देने का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। डिफिकल्ट पार्ट होता है वो बहुत। उनके यूट्यूब पे डोंट सजेस्ट दिस चैनल, ये सब कर देने का यूट्यूब के लिए। बट लेटर ऑन वो समझ गए हाँ बेटा ऐसा छपरीगिरी या फिर कुछ नहीं कर रहा। आई नो रैप में बहुत लोग होते दैट डू सम बैड पार्ट ऑल्सो, बट देर आर ऑल्सो वेरी गुड गाइज हु आर ट्राइंग बेस्ट टू गिव पॉजिटिव साइड ऑफ हिप हॉप। हाँ, और
ये जो मतलब छपरी और ये वर्ड्स आए, इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन बना मेरा। एक्चुअली मेरा जो फ्लो चल रहा है पॉडकास्ट का वो सारा अलग वे से जा रहा है, मैंने प्रिपेयर कुछ तो अलग करके रखा था। सो जैसे कि बोला कि रैपर्स को अलग नजरिए से देखा जाता है कि उनके कपड़ों से, उनके जो लाइफस्टाइल होती है वो थोड़ी सी अलग होती है रेगुलर लोगों से। तो ऐसा क्यों करना पड़ता है उन्हें? जैसे कि एमवे बंटाई भी देख लिया आपने, जैसे बोला कि उनकी जो स्टाइल है रहने की वो थोड़ी सी अलग है रेगुलर, मतलब जो बॉलीवुड स्टार भी होते हैं एज अ इन्फ्लुएंसर, वो भी इन्फ्लुएंसर ही है, स्टार मान के ही चलो कि वो भी एक स्टार के इसमें ही आते हैं कि लोग उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। ऑब्वियस है कि लोग उनको देख के अपना बिहेवियर, अपना स्टाइल्स बनाते हैं। सो ऐसी क्या जरूरत पड़ जाती है कि अलग दिखना पड़ता है उन्हें? एक्चुअली ये दिखना नहीं पड़ता, बट अभी मोस्टली ये हिप हॉप जो है वो बाहर गांव से आया है। हाँ, मतलब बाहर देशों से आया है। हाँ, सो लिल वेन हो गए, फिर स्नूप डॉग हो गए, ये सब बाहर गांव के रैपर्स है। सो उन्होंने ही वैसा वो स्टाइल कल्चर बना के कल्चर बना के रखा है कि रैपर्स ऐसे कपड़े पहनते एंड ऑल। तो एनीवे एंड दे ऑल आर आल्सो इन्फ्लुएंस फ्रॉम देम, राइट। लाइक एमएनएम हो गए, लिल वेन हो गए। सो उनसे इन्फ्लुएंस होके उन्होंने स्टार्ट किया ये सब पहनना, एंड रैपर्स को थोड़ा हटके दिखना दिखना पसंद है पसंद है। बाकी सिंगर से, बाकी एक्टर से। सो उनका ये स्टाइल है कि ढीले कपड़े पहनेंगे, अलग थोड़ा ज्वेलरी ज्यादा पहनेंगे, हाँ, ज्वेलरी तो बहुत ज्यादा पहनते बहुत हैं, ज्यादा पहनेंगे। मतलब किलो किलो के ज्वेलरीज होते हैं उनके। सो उसकी वजह से वो भी इंडिया में भी फैशन आ गया है कि सब जो रैपर्स है हम देख के पहचान सकते हैं, अरे हाँ ये रैपर रैपर होगा। राइट। सो उसकी वजह से ऐसा कुछ मतलब वो क्या यूनिफॉर्म वगैरह नहीं है, बट इट इज ऑल्सो इंस्पायर्ड फ्रॉम समवन। आज मैंने भी वैसा ही कुछ तो सोच के रखा था कि आप आओगे, सो वैसे ही कुछ मुझे देखने को मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। सो इसके पीछे का रीजन क्या है? नहीं नहीं, क्योंकि मैं मोस्टली वो कपड़े पहनता नहीं हूँ वैसा, कॉज आई डोंट लाइक दैट क्लोथ दैट मच। मैं हाँ। पहनता हूँ बट मुझे पर्सनल लेवल पे नहीं पसंद। एंड हाँ। मुझे ऐसा है कि इवन दो आई एम अ रैपर, बट मैं अगर मैं सिंपल दिख के रैप कर सकते रैप हैं कर सकता हूँ तो तो आई उसमें वांट क्या? उस मुझे दूसरा डिफरेंट पोर्ट्रे करना है खुद को। राइट। तो दूसरों से हटके थोड़ा। मतलब मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसा आपको पोर्ट्रे करना है कि रैप करने के लिए आपको ढीले कपड़े पहनना ही जरूरी नहीं है। यू मतलब सादा सिंपल रह के भी आप रैप कर सकते हो। वही और अगर लास्ट में बात आई भी तो ऑडियो भी हिट होते हैं, उसमें वही कोई दिखता भी नहीं, सिर्फ आपके शब्दों में जोर होना चाहिए। बराबर। हमको शब्दों से एकदम स्ट्रांग होना चाहिए रादर देन कपड़ों से। हाँ, सो So- वो रैप ऑटोमेटिक चल जाता है। वही सो वही चीज क्लियर हो गई कि रैप जो भी कर रहे हैं, मतलब जो भी लोग रैपर बनना भी चाहते होंगे यहाँ पे जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, सो शब्दों पे ज्यादा काम करो। बराबर। हाँ, अपना शब्दकोश बढ़ाओ, वोकैबुलरी बढ़ाओ। उससे आपके रैप हिट होने वाले, उससे राइम ज्यादा अच्छी जुड़ेगी, उससे अच्छा रैप निकल के आएगा, गाना अच्छा निकल के आएगा और वो आपका नाम बनाएगा। बराबर। तो बेसिकली ये चीजें उनको ध्यान में रखनी जरूरी है। रादर देन दिखावे से अच्छा खुद पे फोकस करो, खुद के वोकैब्स पे फोकस करो, तो उससे और अच्छा काम बनेगा। सो आपने अभी तक, मुझे ये भी जानना है कि आपने अभी तक कितने गाने बनाए हैं, कितने, आप कहाँ कहाँ वो गाने पोस्ट करते हो, जैसे कि लिसनर्स को भी आपके गाने सुनने मिले? सो मैंने आज तक आई थिंक 30 to 40 सॉन्ग्स रिलीज किए Okay. ओनली ऑन यूट्यूब। ओके। एंड पहले पहले तो मालूम नहीं था कि स्पॉटिफाई के कैसे पोस्ट करते हैं, हाँ हाँ। Amazon म्यूजिक पे कैसे पोस्ट करते हैं। सो धीरे धीरे फिर वो स्पॉटिफाई पे भी आ गया है। अभी ऑल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे मेरे सॉन्ग्स अवेलेबल है, मोस्टली सब सॉन्ग्स अवेलेबल है। हाँ। स्पॉटिफाई हो गया, Amazon प्राइम हो गया, सावन म्यूजिक हो गया, ओके। एंड यूट्यूब पे भी बहुत अवेलेबल है मेरे सॉन्ग्स। सो आप सब वहां पे जाके देख सकते हैं। सर्च क्या करना होगा उनको? हमें आपको सर्च करना होगा जैक्स्टर, ZAXTER। वैसे भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा लिसनर्स के लिए, आप वहां जाके सारे सॉन्ग्स एंजॉय कर सकते हो। सो ये जो आपके सॉन्ग्स है उनके बारे में थोड़ा बताओ कि वो कैसे आपने बनाए, किन किन जॉनरास के सॉन्ग्स है, उसके पीछे का मोटिव क्या था। अलग अलग आपने लव सॉन्ग्स भी बनाए होंगे, थोड़े अलग भी सॉन्ग्स बनाए होंगे, तो उनके बारे में थोड़ा बताओ। सो व्हेन आई ट्राई टू राइट अ सॉन्ग, मैं ऐसा मूड बना के नहीं बैठता कि आज मुझे लव सॉन्ग लिखना है, आज मुझे थोड़ा ड्रिल म्यूजिक बनाने का है। ओके। जैसा हाउ आई फील आई राइट दो सॉन्ग ओनली। लाइक जैसे समझ के आज मैं उठा, मेरे को आज थोड़ा लव सॉन्ग, किसी पे प्यार आ गया, सो मैं अभी प्यार वाले गाने लिखूंगा।
तो उसी प्यार ने अगर थोड़ा ठुकरा दिया तो वही ब्रेकअप वाले सॉन्ग हो जाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन में सॉन्ग्स लिखता रहता हूँ। एंड मेरा अभी रिसेंट मैंने एक एल्बम डाला था, उसमें आप देख सकोगे कि मेरे हर डिफरेंट मूड्स के सॉन्ग है। लाइक प्यार वाले भी सॉन्ग है, थोड़े मराठी में भी सॉन्ग है, थोड़े बंटाई वाले भी सॉन्ग्स है। मराठी रैप भी करते हो आप? मैं मराठी रैप अभी शुरू कर रहा हूँ, कॉज मैंने कभी मराठी में किया था, बट एक लेटेस्ट एल्बम में मैंने मराठी का एक वर्स, एक बार लिखा है। हाँ। सो मराठी में मैंने वो किया है। सो बट आई एम ट्राइंग टू राइट सॉन्ग्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। गुजराती हो गया, तमिल हो गया। आई एम ट्राइंग टू लर्न दैट लैंग्वेज एंड देन फिर मैं वो लिखते हो। वोकैबुलरी पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ता होगा आपको। सो मैं आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग डिफरेंट, कि एक सॉन्ग में 10 से ज्यादा लैंग्वेजेस, हाँ, एंड एक ही आर्टिस्ट के साथ। राइट। सो आई एम ट्राइंग दैट। सो मैंने बहुत सॉन्ग्स लिखे। मेरे आज तक का सबसे हिट सॉन्ग है वो बस तू है, बस तू एंड बारिश है। याद सुना है हमने, जैसे कि हमारा डिस्कशन हो उसके बारे में आपके बहुत सारे सॉन्ग सुना है, उसमें बस तू मुझे थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगा, मतलब पर्सनली। सो बस तू के बिहाइंड मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि आई वाज राइटिंग अ सॉन्ग फॉर समवन एंड आई एम ट्राइंग टू टेल हर व्हाट आई कांट टेल हर ऑन हर फेस। राइट। सो मैं वैसा सॉन्ग्स लिखता हूँ कि मैं किसी को जाके बोल नहीं सकता, पर मैं वो गाने में लिख देता हूँ कि काश वो सुनेगी कि ऐसा वगैरह। वैसे हम सॉन्ग्स लिखते हैं वगैरह। एंड मेरा लिखने का प्रोसेस भी इट्स नॉट दैट लेंथी और एनीथिंग। मैं जस्ट आई सिट डाउन, आई राइट दोस सॉन्ग्स। कुछ रूटीन्स फिक्स किए होते हैं उसके लिए कि अभी सॉन्ग लिखने हैं, शाम को लिखने हैं, या ऐसा कुछ? वैसा तो कुछ होता नहीं, बट माय प्रेफर्ड टाइम इज एट नाइट टाइम। हाँ, मतलब सब शांत होता है तब। वो सब शांत रहता है, हमारे दिमाग में क्या चलता रहता है, वो खिचड़ी जो पकती रहती है दिन भर की, वो सब हम सुन सकते हैं कि हाँ अभी ये लिखने का है। एंड रात में द वाइब्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम डे टाइम। ओनली आर्टिस्ट कैन अंडरस्टैंड इट। बट वो नाइट टाइम में वो ऐसे से जो शब्द निकलते हैं। एंड मैंने आज तक जो भी मेरे सॉन्ग्स जो अच्छे चल, लाइक बारिश हो गया, बस्तु हो गया, प्यार है हो गया, वो मैंने मोस्टली रात के 2 के बाद लिखे हो। ओके। एंड एज पर मी मेरा ऐसा होता है कि रात में आई कैन राइट इजिली एनी सॉन्ग। आप सिर्फ बोल दो कि एक सॉन्ग लिख दे, मैं खड़े जगह पे रात को ऐसा सॉन्ग लिख दूंगा। एंड बस डे टाइम के लिए आई वुड फाइंड इट डिफिकल्ट टू राइट दोस सॉन्ग्स। हाँ, डे टाइम में थोड़ा सा अलग भी हमारा अलग जोन में होते हैं, रात का जोन ही बहुत अलग होता है। वही तो मैंने भी वो एक्सपीरियंस किया है अपने काम के हिसाब से भी, कि रात में बहुत ज्यादा आइडियाज दिमाग में आते हैं, मतलब जो हमने सोचा भी नहीं होता उसके बारे में भी हम पेपर पे लिखना शुरू कर देते हैं आइडियाज के बारे में। जैसे कि हम अपने एज अ बिजनेस हम अपने सारी डायरीज बना के रखते हैं, उसमें अलग अलग प्लान्स रखते रहते हैं। सो नाइट में आप कुछ भी कर लो, काम अच्छा ही होता है। यस वही। एंड मेरे गाने सुन के मेरे डैड मॉम भी बोलता है तुझे ऐसा दिमाग में आता कैसे ये सॉन्ग्स तेरे? हाँ, लिखते कैसे हो, ये लिखता कैसे है तू? तो आई आल्सो डोंट नो मैं कैसे लिखता हूँ, बट वो जस्ट आते, आई राइम इट एंड इट गोज आउट। प्रोसेस अच्छी है, मतलब हर एक चीज की प्रोसेस होती है। जैसे कि गाने लिखने की प्रोसेस भी आपने देखी ही अभी, सिंपल सी प्रोसेस है, पेपर लो, पेन लो, दिमाग में थोड़े से शब्द लो और वो अच्छे से राइम कर दो। अगर राइम अच्छे से हुए तो डेफिनेटली लोगों को वो पसंद आएंगे। और जैसे कि आपने अभी कहा कि आप अलग अलग राज्यों, अलग अलग स्टेट्स के लैंग्वेजेस मिक्स करके गाने बनाना चाहते हो। सो जितना मुझे पता है जितना मुझे पता है कि गाने वही रिलेट करते हैं ज्यादा, कि जो मतलब रूरल एरिया में जो शब्द यूज होते हैं। जैसे कि हम मराठी में देखो कि पुणे की मराठी अलग है, नासिक की मराठी अलग है, मुंबई की मराठी अलग है। हाँ, सो वो शब्द होते हैं जो रूरल एरिया में ज्यादा यूज करते हैं। मतलब जो स्टैंडर्ड लोग होते हैं उनका छोड़ दो, उनकी मराठी तो बहुत अलग होती है, उसमें तो आधे से ज्यादा इंग्लिश ही होती है, मराठी में भी, हिंदी में भी, जिसमें। लेकिन रूरल जो शब्द होते हैं अपने, जो रेगुलर यूज करते हैं घरों घरों में, अगर वो शब्द उठा के हमने गाने में कहीं सुने तो वो ज्यादा हिट करते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये आपका कहना बहुत बराबर है, कॉज लाइक हमारी मेन ऑडियंस तो अभी सब मिडिल क्लास लोग ही है। एंड इंडिया की भी मोस्टली लोग मिडिल क्लास है। सो मोस्ट मतलब 1% सिर्फ अपर क्लास है। सो उसके वजह से अगर हम उनके जैसी लैंग्वेज में गाना गाए एंड
थोड़ा अजीब लगेगा लोगों, कुछ लोगों को वो अजीब लगेगा, बट मोस्टली वो रिलेट, अरे हाँ ये हुआ है मेरे साथ, अरे हाँ हम तो ऐसे ही बोलते हैं। कि अगर अभी एक सॉन्ग आया था जिसमें वो मॉम और बेटे का कन्वर्सेशन बता रहे थे एक रैप में। हाँ हाँ सो वो मैं सुन के ऐसे बोला, हाँ यार मेरी मॉम भी ऐसे बोलती है, हाँ हाँ ये भी हमारे घर में होता है। सो लोग उसको और रिलेट करेंगे एंड वो स्प्रेड होगा, क्योंकि मेजरली ऑडियंस हाँ, रिलेटेबल वर्ड्स रिलेटेबल आते हैं हो तो वो जाती है अच्छा उससे। लगता है। सो उससे लोग जितना ज्यादा रिलेट करेंगे उतना ज्यादा इट वुड स्प्रेड मोर, एंड वो करना भी चाहिए। सो आई एम ऑल्सो ट्राइंग दैट कि मैं भी कुछ वैसा करूं कि इंटरनेशनल जाने की आपकी कुछ इच्छा है? मतलब इंटरनेशनल मतलब इंग्लिश सॉन्ग्स वही तो इंटरनेशनल हिट होंगे। जैसे कि अभी का रिसेंट एग्जांपल ले लिया कि हनुमान काइंड, आपने सुना ही होगा हाँ, कि वो बंदा केरल से आई गेस, या राइट? केरला से। केरला से। सो मतलब उसने इंडस्ट्री को कहाँ से कहाँ, मतलब वो इंडिया को इतने बड़े लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि हर एक नेशन से उसके सॉन्ग्स रिक्रिएट किए जा रहे हैं, उसके सॉन्ग्स पे रील्स बन रही है, कौन क्या उसको शाउट आउट दे रहा है, सभी चीजें चल रही है। तो उसको आपने सुना है और हाँ, क्या कहना है उसके उस सॉन्ग के बारे में? क्यों इतना उसको इतनी पॉपुलैरिटी मिली और वो सॉन्ग इतना हिट क्यों हुआ? वो हनुमान काइंड, आई विल बी ऑनेस्ट, वो बहुत फेमस है, मैंने सुना है उनका नाम वगैरह, बट मैंने कभी उनके सॉन्ग्स नहीं सुने थे। हाँ, मैंने भी पहली बार यही सॉन्ग सुना। वही, एंड वो उनका इनका, क्योंकि मोस्ट ऑफ पीपल डिडंट न्यू दैट ही इज एन इंडियन। लोगों हाँ को वो सॉन्ग सुन के लग रहा था कोई तो भी फॉरेन का आर्टिस्ट ही गा रहा है, हाँ, एंड देन क्योंकि आफ्टर सम रिसर्च वो पता लगा कि वो तो इंडिया का इंडिया ही का है। है। एंड उसके वजह से ऑब्वियसली उसका वो लैंग्वेज बैरियर नहीं था कुछ, हाँ। उसकी वजह से उसका भी इंटरनेशनल गया वगैरह उस सॉन्ग, प्लस उसने बहुत मेहनत भी की थी उस पे। सो उसका वो इंटरनेशनल गया, एंड एज पर मी, अभी आप अगर मेरा पूछोगे, बट आई डोंट वांट टू गो इंटरनेशनल, ऑनेस्टली आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू, आई डोंट वांट टू बी गो इंटरनेशनल। एंड मैं इंग्लिश में भी कभी रैप नहीं करूंगा मोस्टली, बिकॉज मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि नहीं, मुझे जो करना है इंडियन हिप हॉप में ही करना है, एंड अंडरग्राउंड में रह के करने का है। ओके। आई विल गो ऑन इंडिया लेवल बट नॉट इंटरनेशनल लेवल, दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू हाँ हाँ टुवर्ड्स योर क्वेश्चन। हाँ। बट हाँ, मुझे जो करना है वो मैं अंडरग्राउंड हिप हॉप में ही करूंगा। सो जैसे कि आपने कहा अंडरग्राउंड हिप हॉप, सो थोड़ा ये वर्ड मुझे एक्सप्लेन करके दो कि हिप हॉप कैसे चलता है इंडिया में। खास करके हिप हॉप में ज्यादातर देखता हूँ कि मुंबई में, पुणे में ज्यादा क्रेज है। सो कैसे वर्कआउट होता है, आपकी इंडस्ट्री, आपके लोग कहाँ काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, मतलब थोड़ा सा उसके बारे में भी हमारे व्यूअर्स को जानना अच्छा लगेगा। सो हिप हॉप ये शब्द बहुत पहले बदनाम था, अभी अच्छे से सब लोग जानते हैं वगैरह। रिप्रेजेंट अच्छा कर रहे हैं लोग, अभी अच्छे अच्छे रिप्रेजेंट लोग आ अच्छा रहे कर हैं। रहे हैं। सो मोस्टली अभी सब आर्टिस्ट कैसे काम करते हैं कि पहले होता है राइटिंग प्रोसेस, हम बीट वगैरह सुन के एक राइटिंग प्रोसेस करते हैं। देन मोस्टली लोगों का होम स्टूडियो भी रहता है, कुछ लोग स्टूडियो रेंट करते हैं, वहाँ पे जाके गाने वाने रिकॉर्ड होते हैं। देन उसका होता है क्रिएटिव, मतलब उसका सब प्रोसेस होता है, मिक्स मास्टरिंग होता है, उसमें बहुत बड़ी प्रोसेस होती है वो एक, ओके। कि आर्टिस्ट को कैसा साउंड करना है, इट्स ऑन एडिटर के एंड पे होता है वो सब होने के बाद फिर वीडियो प्रोडक्शन एंड आता है, फिर वीडियो ऑडियो, फिर उसके बाद वो प्लेटफॉर्म्स पे जाता है। सो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। एंड अभी मुंबई पुणे में आर्टिस्ट बहुत ग्रो कर रहे हैं, बहुत नए नए, हर डेली एक नए आर्टिस्ट आ रहा है, एंड उनके हिट भी हो रहे हैं सॉन्ग्स, हाँ कॉज वहां पे वो एक क्रेज बहुत अलग है हिप हॉप का। लाइक जैसे नासिक में भी बहुत क्रेज है बट इतना नहीं है वो। नासिक के भी बहुत लोग ऊपर आ रहे हैं, मैंने बहुत ज्यादा सुना है नासिक के मराठी रैप बहुत ज्यादा चल रहे हैं। बराबर, बट जितना मुंबई और पुणे के रैपर्स बहुत ग्रो कर रहे हैं, वैसा नासिक में ग्रो बहुत हो रहे, बट उतना वेल नोन नहीं है हिप हॉप अभी नासिक में। सो नासिक में बहुत वेल नोन रैपर्स है, जैसे तेज म्यूजिक हो गया, मैन ओजे हो गया। और वो नासिक की पब्लिक सॉन्ग किसने लिखा था? वो नासिक की पब्लिक, वो कुछ तो था ना, मतलब सॉन्ग का नाम वो नहीं होगा कि अच्छा। उसमें वैसा डायलॉग था कि मराठी सॉन्ग था, आम्ही नाशिक चे लोक समथिंग लाइक काहीतरी। या तेज म्यूजिक का एक है वो, हाँ। उसके अभी रिसेंट सॉन्ग बहुत उसका हाइप है हाँ हाँ, नासिक में। नासिक पे। एंड बहुत सारे आर्टिस्ट भी है। और आपको ये लगता है कि अभी जो रिसेंट लोगों को ज्यादा हाइप मिल जा रही है हिप हॉप में, नहीं किसी भी इसमें दे लो, आप देख लो,
तो उसमें कोलैबोरेशंस ज्यादा वर्क करते हैं आपके हिसाब से, और आपको किसके साथ कोलैबोरेट करने में ज्यादा मजा आएगा? आपकी ड्रीम कोलैब क्या है? ऑब्वियसली कोलैब का बहुत प्रॉफिटेबल होता है। लाइक दो ग्रुप के आदमी एक साथ आते हैं एंड उनकी ऑडियंस लेके वो एक साथ आते हैं, दोनों की ऑडियंस लेके वो मास ऑडियंस बन जाती है। हाँ, सो ऑब्वियसली अगर आप अच्छे आर्टिस्ट के साथ कोलैब करोगे तो ऑब्वियसली दोनों को प्रॉफिटेबल रहता है, प्लस आपकी फैन बेस भी ग्रो हो जाता है, ऑटोमेटिकली आपका ग्रो हो जाता है। क्योंकि आप नोन हो जाते हो उनकी ऑडियंस में। बराबर। मुझे मेरा एक इंस्पिरेशन कि मुझे एमिवे एंड डिवाइन के साथ एक कोलैब करने का है इन Like, फ्यूचर in future, yeah, I'll do that. I have that dream to कोलैब विद collab with them. दोज आर्टिस्ट। Yeah, but मैं अभी आज तक किसी के साथ कोलैब नहीं किया है। बस मेरा एक दोस्त है, बचपन का वो दोस्त है मेरा, उसका नाम कौस्तुभ है। So he was with me from day one. हाय कौस्तुभ। So day one से हम दोनों साथ में, तो आज तक मैंने कोलैब किया है तो उसके साथ ही किया है। बट या इन फ्यूचर मैं नासिक के बहुत आर्टिस्ट के साथ भी कोलैब करना चाहता हूँ। Like अभी तो आई एम नॉट इन दैट मच इन नासिक सीन बिकॉज आई डोंट लिव हियर, आई एम आउट ऑफ नासिक। ओके, सो आज तक तो मैंने किया नहीं है, बट श्योरली मैं नासिक के हर आर्टिस्ट के साथ मैं कोलैब करना चाहता हूँ एंड इन फ्यूचर बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ भी करूंगा। उससे दोनों को फायदा है, एक्चुअली दोनों को हेल्प होगी और ग्रो करने में। और एक क्वेश्चन इसके रिलेटेड ही है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, अभी जो रील्स का जमाना चल रहा है, यूट्यूब शॉर्ट्स का जमाना चल रहा है, सो वो कितने हेल्पफुल है नए उभरते आर्टिस्ट को, और उनका लोग कैसे यूज कर रहे हैं, और आप भी उसका कैसे यूज कर रहे हो? सो काफी लोग को लगता है कि जो शॉर्ट्स डालते, जो यूट्यूब शॉर्ट्स डालते, रील्स डालते, तो लोग बोलते हैं यार ये तो 60 सेकंड के लोग हैं, 30 सेकंड के लोग हैं। बट ऑनेस्टली इट्स अ कार टू ड्राइव टू योर सॉन्ग। लाइक आप अगर आर्टिस्ट हो, आपको मालूम है कि ये रील एंड आजकल ये बहुत चल रहा है, आप अगर आपके सॉन्ग के थोड़े क्लिप्स डाल के आप उस पर पोस्ट कर दोगे तो लोगों तक अगर वो पहुंचे तो लोग ऑटोमेटिकली वो आपको सर्च करेंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, सर्च करेंगे, जहां भी आपने अपलोड किया होगा वो पूरा बराबर। इट इज अ कार टू योर सॉन्ग। वो आपको ड्राइव करके आपके सॉन्ग तक लेके आएंगे, थिएटर तक लेके आएंगे। सो इट इट इज अ मेजर रोल। सो आपको नॉट ओनली रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स, बट आपको जो ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग नए आर्टिस्ट को वो सोच समझ के सब करना चाहिए, राइट। एंड उसी से वो आपके सॉन्ग्स भी हिट हो गए। नहीं तो अगर आप कुछ ऐसा बोलोगे कि नहीं रील्स नहीं, शॉर्ट्स नहीं, एंड मुझे भी ये रील्स एंड शॉर्ट्स ने बहुत हेल्प किया है। लाइक मेरा एक सॉन्ग था जो इंस्टाग्राम पे उसके व्यूज बहुत चले गए, हाँ हाँ, उसके वजह से ऑटोमेटिकली मेरे यूट्यूब पे डाइवर्ट हुए, हाँ, सॉन्ग्स सुनने लग गए, सॉन्ग सुनने लगे, स्पॉटिफाई पे सुनने लगे, एंड उसकी वजह से मेरे 10K प्लस स्ट्रीम्स हो गया स्पॉटिफाई पे। हाँ, स्पॉटिफाई देखा मैंने, बहुत अच्छे लोग सुन रहे हैं आपको। एंड लोग अभी मेनली स्पॉटिफाई पे मेरे बहुत लोग मुझे फॉलो करने लगे, मोर देन यूट्यूब। मेरा स्पॉटिफाई पे थोड़ा फैंस थोड़ा ज्यादा हो गए, राइट। सो इट ऑटोमेटिकली आपके सॉन्ग्स को वो अफेक्ट करता है। सो मेरे ख्याल से इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स का लोगों ने बहुत फायदा उठाना चाहिए, जिससे उनको भी बहुत फायदा होगा। हाँ, इंस्टाग्राम रील्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, यूट्यूब शॉर्ट भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। यूट्यूब पे आप सेम गाना डालते हो, उसके शॉर्ट्स अगर बना के यूट्यूब पे ही डालते हो, अभी तो ये भी फीचर आ गया कि यूट्यूब शॉर्ट पे भी हम लिंक डाल सकते हैं अपने पूरी वीडियो की। सो ऑटोमेटिकली ऑडियंस डाइवर्ट होती है, रिडायरेक्ट होती है अपने सॉन्ग पे, और आपको हेल्प होती है। सो सभी लोगों ने इसकी हेल्प लेनी चाहिए, और बहुत सारे लोग ले भी रहे। अभी जो रिसेंट का इंसिडेंट है हनुमान काइंड जी आर्टिस्ट का, मैंने पहले तो सुना है उनका इंस्टाग्राम पे, भाई कितना मतलब क्या है, कौन है देखते, फिर जाके यूट्यूब पे रिसर्च किया, तब मैंने 5 दिन पहले की बात हो नहीं होगी शायद, 4-5 दिन पहले की, तब उस पे 15 मिलियन कुछ तो व्यूज थे यूट्यूब पे। आज देखो 30 मिलियन हो गए, डबल 4 दिन में 30 मिलियन व्यूज, मतलब 15 मिलियन इंक्रीज। सो ये फायदा होता है सारी चीजों का, और जो टेक्नोलॉजी वो यूज करनी चाहिए। सो ऐसा अगर सोच के बैठो कि हम आर्टिस्ट है, हम सिर्फ गाने बनाएंगे, बाकी का लोग देख लेंगे, नहीं भाई, आपको भी इनपुट्स देने होंगे, प्रमोशंस करने होंगे आपके, आप खुद एफर्ट्स डालोगे तो ही आपके सॉन्ग्स को भी ये होगा, राइट। अभी कोई भी एल्बम, कोई भी जो भी सिंगर है अपना सॉन्ग रिलीज करते हैं तो उससे पहले बहुत ज्यादा प्रमोट करते हो, तब जाके उनको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आते हैं, तब जाके लोग सुनते हैं, और यही सारा अभी चल रहा है। सो आप नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा मेरा आपके लिए कि जैसे कि आपने बोला कि आपका ड्रीम कोलैब आपको एमिवे बंटाई और
डिवाइन के साथ करना है। तो उसके लिए आपने क्या प्लान बना के रखे, जो अपनी फ्यूचर जर्नी वो कैसे डिवाइड करके रखी, क्या क्या करना चाहते हो आप जब आप इस गोल तक पहुंचोगे आपके? सो अभी तो मेरा एक ही मोटिव है कि बस गाने डालते रहने का, चाहे वो कोई सुने ना सुने, बट बस गाने डालते रहने का। वन ऑन द अनदर डे वो हो ही पहुंच ही जाएगा। जाएगा उनके तक। एंड उन सब का भी आंख रहता है सब पे हाँ, कि कौन कौन ग्रो क्या कर रहा कर रहा है, है। कौन कितना मेहनत कर रहा है। सो बस गाने डालते रहने का, बाकी कुछ सोचने का नहीं कि यार लोग क्या सोचेंगे, स्पेशली रिलेटिव्स क्या सोचेंगे। आई डोंट केयर अबाउट इट। केयर करनी भी नहीं चाहिए भाई, पैसे देने हो, पोट हमारा पेट भरने वो थोड़ी आने वाले। सो बस गाने डालते रहने का, जो दिल में आ रहा है वो गानों में लिखो, गाने डालो, लोग प्रोसेस पे रिलेट फोकस करेंगे। करो, बस रिजल्ट तो अपने आप आने वाले। रिजल्ट तो आएगा ही। सो मेहनत करोगे तो रिजल्ट आएगा एंड ऑटोमेटिकली हम उन तक पहुंच जाएंगे। सो बेसिकली आप अभी जो फ्लो के साथ जाना पसंद कर रहे हो, जैसा कि आपने आंसर दिया कि जो प्रोसेस है उस पे काम कर रहे हो, रिजल्ट आ ही जाएगा। फ्लो के साथ काम करना भी बहुत अच्छा होता है। सो बेस्ट ऑफ लक। लेकिन सबसे पहले मुझे आपका एक सॉन्ग यहाँ पे सुनना और ऑडियंस को सुनाना भी बहुत मतलब इच्छा हो रही है मेरी कि आपसे कुछ तो सुने हम। सो जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको मतलब अभी रिसेंट लिखा ही हुआ होगा तो भी चलेगा, और आपने जो स्पॉटिफाई पे डाल के रखे वो भी चलेगा, कोई तो हमें सुना दो। सो मैं सिर्फ एक छोटा सा एक वर्स गाऊंगा। Alright. सो ये सॉन्ग मैंने मेरे दोस्त के और एक साथ- मराठी वाला भी सुनना है। ठीक है चलेगा, श्योर। तो ये पहला सॉन्ग है, ये हीरिये सॉन्ग है। वो हम करंटली अभी प्रोसेस में है, राइटिंग प्रोसेस में ही अभी तक। वो इंस्टाग्राम पे मैंने रील डाली है उसकी, मेरे दोस्त के साथ, कौस्तुभ के साथ। सो उसमें हमने सिंगिंग एंड रैप का हमने कॉम्बिनेशन किया है। ओके। सो द वर्स ऐसा है कि देखा जब से मैंने तुझको है, पाया खाली सपनों में, खोटा मोटा प्यार नहीं हम सोचे सीधा दिल से, तेरे बिना जन्नत भी ना चाहिए, मन्नत में तू, हर करवट में तू चाहिए, ऐसी कोई नहीं जो फिदा नहीं, तेरे सिवा किसी से भी ऐसी बातें करा नहीं जो मरा नहीं है किससे, बस घेरी तेरी आंखों से, चला खाली तेरी और काली न रातों में बातों से। सो हमारे इसका पॉइंट ऑफ व्यू, हम सिर्फ कार में जा रहे थे, तब हमने ये सॉन्ग, जस्ट बीट बज रही थी, हम वाइब करने लगे एंड विद इन 10-15 मिनट्स में ये सॉन्ग रेडी था। हमने कार बाजू में पार्क की, कैमरा लगाया, हमने शूट किया एंड अपलोड कर दिया। सो ये हीरिये सॉन्ग जल्दी आएगा ये। हाँ, मतलब वो प्रोसेस में अभी बनने वाला है अभी ये इसका, ये सिर्फ ट्रेलर था। सो एंड ये आप मराठी जो बोले थे, सो ये मेरे एल्बम से। सो कौन सा एल्बम वो भी बता दो। ये मेरा एल्बम है 4 दिन की खुशी एल्बम है मेरा ये। सो उसमें मराठी वर्स मेरा था। सो ऐसा था, आता थांब मला एवढं तू तर सांग, माझी आई म्हटली रॅप संगीत किती आहे घाण मला सांग, नशावशा नाही पण रॅप मला करू द्या फक्त माझी मांग, आता थांब कबड़ में फोन रिकॉर्ड किया सॉन्ग वो, मेहनत करी रात दिन खुद को किया प्रूफ को, रूफ को टच करना किया खुद से चूज वो, डिस में अटका तो हारना तेरा फिक्स ब्रो, रिस्क को तो इश्क को यू गॉना बेटा रेस ब्रो, चलेगा तो मिलने नहीं वाला देखो रेस ब्रो, वेश को या ट्रैश में ना कभी अपने ड्रीम्स को, हार के या जीतना है गॉड इन माई जीज ब्रो, लेट्स गो। अरे वाह वाह वाह। सॉन्ग्स तो मतलब बीट पे तो हम मतलब हो ही जाता है। सॉन्ग्स जो भी सुने, सॉन्ग्स तो बहुत अच्छे आप कंपोज कर रहे हो अभी। लेकिन एक इसमें जो मैंने शब्द सुना उस पे मेरा एक क्वेश्चन रह गया, वो आखिरी क्वेश्चन रहेगा एक्चुअली, डिस्क करना। ये मैं कब से पूछने वाला था लेकिन फ्लो में रह जा रहा था। ये डिस्क करना क्या होता है? रैपिंग की इंडस्ट्री में, हिप हॉप इंडस्ट्री में मैंने बहुत सुना है कि लोग डिस्क करते, उसका असली मीनिंग क्या होता है और क्यों करते हैं ये लोग? मतलब जब भी अभी MUI बनता है और क्या नाम है उनका, किंग नहीं, रफ्तार नहीं वो बिग बॉस में थे रे, पीछे MC स्टैंड। तो उनका बहुत मैंने सुना था क्योंकि तब बिग बॉस को थोड़ा फॉलो कर रहा था मैं, शिव ठाकरे के तब का। तो उसमें बहुत ज्यादा डिस्क शब्द सुना मैंने, वो क्या होता है वो थोड़ा एक्सप्लेन करो और क्यों करते हैं वो लोग? सो डिस्क ये जब होता है जब 2 आर्टिस्ट में कुछ राइवलरी हो जाती है, वर्बल। हाँ, सो हम तो अभी फिजिकल जाके लड़ नहीं सकते कि तू मुझे क्यों ऐसा बोला, तू मुझे, मोस्टली रैपर जाके लड़ लेते हैं, बट बहुत सारे रैपर जो होते हैं वो इन पर्सन जाके लड़ नहीं सकते, तो गाने में ही, सो एक गानों में ही वर्बली इनकी फाइट शुरू हो जाती है। लाइक लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखते हैं कि जो एक आर्टिस्ट किसी को डिफेम करना के ट्राई करता है तो ये आर्टिस्ट भी एक पॉइंट रखता है कि देखो मैंने ये किया था। सो व्हेन ये 2 आर्टिस्ट एक दूसरे के अगेंस्ट बोलते हैं, सॉन्ग्स डालते हो एक दूसरे के अगेंस्ट, तो उसको बोलते हैं डिस। बहुत डिस में भी बहुत टाइप्स होते हैं कि सब्स देना, सब्लिमिनल्स देना, लाइक
पूरे सॉन्ग में सिर्फ एक लाइन उनके लिए गा देना, तो हाँ। उसको बोलते हैं सब्स देते हैं, क्लू दे के हाँ। काम निपटा लेना। सो एंड आजकल अभी तो रिसेंट में एमिवे एंड किंग की डिस चल रही है, हाँ हाँ, सो इट इज ऑल्सो अ मेजर पार्ट इन हिप हॉप। लोग पसंद करते हैं ये सुनना भी। लोगों को पसंद आता है कि दो लोगों का जब झगड़ा होता है, लाइक आप स्ट्रीट्स पे भी देख लो, दो लोग झगड़ रहे तो हम रुक के देख लेते हैं, अरे बिग वाह। बॉस भी उसी के कारण तो फेमस है, ये बाहर बिग बॉस चल रहा है। ये बाहर का बिग बॉस है कि एंड दिस मेन होता है कि जब कोई आपको डिफेम कर रहा है तो रादर देन फिजिकल फाइट से अच्छा आप रैप से फाइट कर लो। मुझे तो ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं देखना पसंद करूंगा इसके। सिर्फ डिस किया, ये सिर्फ वर्बल लड़ाई नहीं होती। अगर एमवे बंटाई डिस कर रहा है किंग को, तो किंग की ऑडियंस भी सुनती है, एमवे बंटाई की ऑडियंस भी सुनती है, भाई क्या बोला होगा। तो इससे भी मतलब एक तरीके का कोलैबोरेशन ही हो गया, सिर्फ अलग वे से हुआ, लेकिन बिजनेस में इसका तो हेल्प हो गई। होता ही है, प्लस बहुत मतलब प्लान्ड डिस भी होते हैं, हाँ, स्क्रिप्टेड डिस भी होते हैं। जैसे आपने अभी एक यूट्यूबर्स थे दो, कोई वो मैक्सटन एंड एल्विश यादव, उनकी फाइट वो एक थी, हाँ, फाइट हुई पर अगले एक हफ्ते बाद ही उनका एक सॉन्ग आ गया। हाँ, ऐसा पीआर प्रमोशंस के लिए भी होते हैं, Right. बहुत होते हैं। बट जो ओरिजिनल डिस होते हैं, लाइक एमिवे का हो गया, रफ्तार का हो गया, एमिवे कृष्णा का हो गया, इट इज दे आर नेसेसरी। और मैं मेरे चाइल्डहुड का एक गाना, मतलब जो पहला रैप मुझे हिट हुआ था, पहला रैप ये हुआ था, वो था डिनो जेम्स का। वो उसका बहुत अच्छे गाने थे उनके, अभी भी चलते, वो जो शुरुआत के गाने थे, क्या हैंकॉक, हाँ, वो डॉग के साथ हाँ। एक था, और एक ऐसा ही था कि मतलब पोवर्टी में से कैसे उठ के वो आए, कैसे उन्होंने अपना करियर बनाना, ये सॉन्ग थे, बहुत चलते थे तब। मैंने ये 2-3 सॉन्ग बहुत सुने थे। सो हिप हॉप का मैंने इतना कुछ ज्यादा सुना नहीं है, लेकिन डिनो जेम्स ने सबसे पहले मैंने उनको सुना था, क्योंकि वो गाने उनके उस वक्त बहुत ज्यादा चले थे। डिनो जेम्स इज द बेस्ट आर्टिस्ट आई हैव एवर हर्ड, ऑनेस्टली आई विल बी ऑनेस्ट विद इट। हाँ, मैं उनको इतना नहीं सुनता हूँ, बट जब भी उनके सुनता हूँ तो आई एम लाइक अमेज्ड एवरी टाइम। उनके हर एक सॉन्ग उनका अलग रहता मतलब है, शब्द बहुत ज्यादा संभाल के यूज किए होते हैं उनके। एंड उनको आई थिंक कुछ शब्द फास्ट नहीं वो बोल सकते, कुछ तो भी उनका प्रॉब्लम है, आई डोंट नो दैट, बट स्टिल वो गाने गाते हैं। सो वैसा सब है, ही इज बेस्ट। उनका हैंकॉक सॉन्ग भी उनके डॉग के ऊपर था, वो बहुत बढ़िया था, बहुत हिट भी हुआ वो बहुत हिट भी हुआ। सो दैट्स इट। सो आज का पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ, बहुत मजा आया आपके साथ बोल के, सारी बातें करके, हिप हॉप की इंडस्ट्री के बारे में, एक्चुअली म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में जान के, जो डिफरेंट पार्ट आप रिप्रेजेंट कर रहे हो म्यूजिक इंडस्ट्री का हिप हॉप करके। सो उसके बारे में जान के बहुत मजा आया। डिस क्या होती है, उसके पीछे का रीजन भी थोड़ा पता चल गया। एक्चुअली वो अननोन वर्ड्स थे हमारे लिए, तो बहुत लोगों को पता भी होगा, वैसे स्मार्ट लोग है सभी। सो बहुत मजा आया यश। आई होप आपकी जो आगे की जर्नी है वो बहुत ही अच्छे जाए। नेक्स्ट ईयर मैं आपसे मिलूं तो आपका प्लेटफॉर्म ज्यादा बड़ा हो चुका होगा मेरे से। सो ऑब्वियस है कि मुझे आपको फिर से बुलाने में बहुत ज्यादा मजा आएगा, जब आप अपना एक अलग गोल जो आपने सेट किया है उसके एक स्टेप आगे जाओगे। सो डेफिनेटली हम मिलेंगे फिर से एक बार, एक नए पॉडकास्ट के साथ, एक नए यश मतलब ही जैक्स्टर के साथ। थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट एंड थैंक यू टू हैव मी हियर। एंड श्योरली हम जब वापस मिलेंगे हम दोनों बहुत ग्रो किए होंगे। राइट, वो तो होना ही है। हम जल्दी मिलेंगे जब हम दोनों एक बहुत बड़े आदमी बन चुके हाँ, होंगे। एक्चुअली दोनों हम नासिक से, तो डेफिनेटली मिलना तो होगा ही। चलो, थैंक यू सो वेरी मच। मच।